नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो शुरुआत कर रहे हैं हम उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं उसी खबर के साथ। देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों के नतीजे, उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में एक चौंकाने वाली जीत यहां पर दर्ज की है। कांग्रेस ने हिमाचल में बीजेपी की 2 और कर्नाटक में 1 सीट पर कब्जा कर लिया और यह माना जा रहा है कि बीजेपी की अंदरूनी कलह और गलत अनुमान के कारण कांग्रेस को मंडी लोकसभा सीट पर भी जीत मिली है। वहीं उत्तर पूर्व में बीजेपी को फायदा पहुंचा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सर्द होते मौसम को उपचुनावों के नतीजों ने गरमा दिया है। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी चारों उपचुनाव हार गई है। फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव तो बीजेपी हारी ही, पूरा जोर लगाने के बावजूद मंडी लोकसभा सीट भी हार गई। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की इस परंपरागत सीट से उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल की। जो पिछले कांग्रेस की सरकार ने काम किया है उसी के आधार पर लोगों ने वोट दिया। जहां तक विपक्ष की बात है, आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से आश्वासन पिछले चुनाव में दिए थे हमारे नौजवान युवाओं को कि मैं 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में जॉब दूंगा। तो 7 साल हो चुके, कोई ऐसा जॉब की उपलब्धि उनको नहीं हुई है। और उसी तरह से जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, इसका रोष भी लोगों में था और लोगों ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जनादेश दिया। उधर बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर नीतीश के वजूद को चुनौती थी तो आरजेडी को अपनी वापसी की उम्मीद। जेल से रिहा होने के बाद लालू यादव पहली बार चुनाव प्रचार कर रहे थे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर उनकी पार्टी आरजेडी ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जीत जेडीयू को मिली। ये आप जान लीजिए, जो प्रतिपक्ष हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा कोई है नहीं, मुद्दा भी नहीं। हर मुद्दे को हम लोगों ने एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हम लोगों ने चुनाव में लेकर के गए। ऐसा मुकाबला किया कि जो मंत्री सत्ता में बैठे हैं उनको भी जो है डोर टू डोर मंत्रियों को कैंप करके डोर टू डोर उन लोगों ने कैंप किया। और हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही रहे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दिनहाटा, गोसाबा, खरदा और शांतिपुर विधानसभा उपचुनावों में भारी मतों से विरोधी दलों को धूल चटा दी। ये जीत वाज एक्सपेक्टेड। हम अच्छा से चुनाव लड़े, अच्छा से जीते और बीजेपी जितना पीछे जाएगा वो लोकतंत्र के लिए भला होगा। पेट्रोल डीजल का इफेक्ट पड़ा है इलेक्शन जरूर। लोग बहुत नाराज हैं बीजेपी पर, मोदी पर, उनको सरकार पर। इसी का प्रभाव दिखाई देता है। बीजेपी के लिए राहत भरी खबर मध्य प्रदेश और असम से आई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो विकास के काम किए, उनको लोगों का आशीर्वाद उन कामों को मिल रहा है। हमने भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है आम जन के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। उधर असम की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी और 2 पर उसके सहयोगी दल यूपीपीएल ने जीत हासिल की। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली। हरियाणा की एलनाबाद सीट से जीते अभय चौटाला ने एनडीटीवी से कहा कि विपक्ष को साथ आना होगा और उनकी जीत किसानों की जीत है। अगर इनके साथ लड़ना है तो पूरे विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से 4 महीने पहले इन उपचुनावों के नतीजों से साफ है कि विपक्ष की चुनौती कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात पंजाब की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कैप्टन ने अपना इस्तीफा दिया और इसके साथ ही उन्होंने अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा भी कर दी। कैप्टन की नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस होगा। पंजाब लोक कांग्रेस राज्य की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। कैप्टन ने पहले इसके संकेत दिए हुए हैं। वहीं सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और इसके अलावा राहुल और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा है। और बात करते हैं किसानों की खाद की कमी की। डीएपी खाद की कमी से देश के कई इलाकों के किसान जो हैं वो जूझ रहे हैं। हालांकि उर्वरक मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि इसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि किसान डीएपी खाद के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रविशरन शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये मंगलवार को झांसी के मऊरानीपुर की तस्वीर है। डीएपी खाद लेने के लिए किसान सुबह से ही सहकारी समिति के बाहर लाइन में लग जाते हैं। इंतजार घंटों करना है, लिहाजा लंबी कतार में किसान एक तरफ बैठे हैं और महिलाएं दूसरी तरफ। बीते 15 दिन से ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पे लगभग 15 दिन से डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के खेत सूख रहे हैं और यहाँ पर आज जो हम सुबह 9 बजे यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे लगभग 2-3 हजार किसानों की लाइन लगी। किसानों के खेत सूख रहे हैं, किसानों को खाद मिल नहीं रही है। लेकिन दिल्ली के उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक डीएपी खाद की देश भर में कोई कमी नहीं है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में डीएपी खाद की खपत का अनुमान 17 लाख टन था। उसके मुकाबले उत्पादन 18 लाख टन हुआ। वहीं एनपीके खाद की अनुमानित डिमांड 15 लाख टन थी, जबकि उत्पादन 30 लाख टन हुआ। मेरी सभी किसान भाइयों को प्रार्थना है कि सरकार ने नवंबर महीने में जरूरियात से अधिक खाद उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। इसलिए खाद नहीं मिलेगी ऐसी अफवाह में न आके खाद का संग्रह न करें। कई राज्यों की ओर से मुझे सूचना मिली है कालाबाजारी कई लोग कर रहे हैं। मैंने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कालाबाजारी करने वाले लोगों के सामने कड़क से कड़क कार्यवाही करें। लेकिन मंत्री जी के बयान से एक अलग आंकड़ा ये भी है कि विश्व बाजार में खाद के दाम लगातार बढ़ने के चलते कंपनियों ने खाद की खरीद कम की है। इस साल 30 सितंबर तक जहां डीएपी खाद का भंडारण 20 लाख टन था, वहीं पिछले साल 50 लाख टन रहा था। इस साल 30 अक्टूबर तक डीएपी खाद का भंडारण जहां करीब 14 लाख टन था, वहीं पिछले साल अक्टूबर में इससे कहीं ज्यादा करीब 44 लाख टन था। हालांकि अब सरकार लगातार डीएपी की जगह किसानों से एनपीके और एसएस खाद का प्रयोग करने को भी बोल रही है। लेकिन मटर, सरसों, आलू, गेहूं जैसी फसलों पर जब किसानों की लागत लगातार बढ़ रही हो, तो ऐसे वक्त डीएपी खाद को छोड़कर वो दूसरी खाद पर इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकता है। हमारे मंत्री और अधिकारी को शायद अपने डेटा पर ज्यादा और किसानों की शिकायत पर कम भरोसा है। इसी के चलते उर्वरक मंत्री बीते कई दिनों से एक ही बात कह रहे हैं कि इस देश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, और इसके पीछे वो कुछ डेटा भी दिखाते हैं। लेकिन जब उनसे पिछले साल के मुकाबले इस साल डीएपी खाद का भंडारण कम क्यों है, इस पर सवाल किया जाता है, तो वो चुप्पी साध जाते हैं। दिल्ली से रविशरन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात त्योहारों के दिनों में महंगाई की। पिछले साल के मुकाबले दिवाली के बाजारों में रौनक इस बार थोड़ी दिख रही है। पिछले साल के नुकसान के बाद मिठाई कारोबारी खुश हैं। हालांकि खाने पीने के तेल और चीनी महंगी होने से उनकी लागत बढ़ गई है और मुनाफा घटा है। दिल्ली की मशहूर बंगाली स्वीट हाउस में इस बार ग्राहक खूब दिख रहे हैं। कोरोना में बर्बाद हो गई पिछली दिवाली के बाद इस साल बिक्री भी बढ़ी है और कमाई भी। देखिए साहब, पिछले साल तो दिवाली बहुत खराब थी, लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन इस साल नॉर्मल नहीं है, पर कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें पिछले साल 2019 जैसी नहीं है, बट मैं समझता हूँ 2020 से बेहतर है। और मैं इस बार समझता हूँ इट इज़ बिटवीन 60 to 70% बिजनेस है। और इस बार ऑफिस से भी कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं आपके?
कम आ रहे हैं, क्वांटिटी कम हो गई है। जो 19 में 200 डब्बे ले रहा था, इस बार वो कह रहा है 100 डब्बे है। वर्क फ्रॉम होम है। हालांकि पहले की तरह दिवाली पार्टियों के ऑर्डर नहीं है। फिर तेल महंगा हुआ है तो लागत बढ़ी है। खाद्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 21 अक्टूबर को दिल्ली के रिटेल मार्केट में सरसों तेल की कीमत 190 रुपए प्रति लीटर थी, जो 1 नवंबर को 208 रुपए प्रति लीटर हो गई, यानी पिछले 10 दिन में 18 रुपए महंगी। जबकि इस दौरान वनस्पति घी 140 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 154 रुपए प्रति लीटर का हो गया, यानी 14 रुपए महंगा। पिछले 10 दिन में रिटेल बाजार में खाने पीने का तेल एक बार फिर महंगा हुआ है। चीनी भी ऊंचे रेट पर बिक रहा है और इस वजह से मिठाई दुकानदारों का जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गया है। लेकिन बाजार में कंपटीशन इतना ज्यादा है और लोग इस बार पैसे ज्यादा खर्च नहीं कर रहे और इस वजह से वो मिठाइयां महंगे रेट पर नहीं बेच पा रहे हैं। फिलहाल बाजार में दिवाली के मौके पर रौनक दिखाई दे रही है और लोग बड़ी संख्या में मिठाई दुकानों पर पहुंच रहे हैं। माहौल जो है बड़ा एक जश्न वाला माहौल है। दिवाली से पूर्व धनतेरस है, जो भी है, ये तो कहने की बातें हैं। एक लोक जिसे कहते हैं, लोक संस्कृति, लोक चेतना, लोक रचना, लोक रंग, वो हम सब मनाने आए हैं। कोरोना बिल्कुल उतार पे है तो ये बात लोगों को उत्साहित कर रही है, लेकिन उन्हें एहतियात तो बरतने की जरूरत अभी है। जाहिर है कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और आम लोगों को इस जश्न के माहौल में पूरी सतर्कता बरतनी होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको अयोध्या नगरी लिए चलते हैं, जहां छोटी दिवाली के मौके पर राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। आप उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को यहां पर देख रहे हैं, शोभा यात्रा है, उसको हरी झंडी दिखाई है उन्होंने। 9 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलाए जाने हैं और एक रिकॉर्ड बनाने की यहां कोशिश होगी। राम की पैड़ी पर 9 लाख और बाकी पूरे अयोध्या में 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। कुल मिलाकर 12 लाख दियों से आज अयोध्या रोशन होगी। दीपोत्सव से पहले रामनगरी अयोध्या में झांकियां, शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है और मुख्यमंत्री ने बताया है कि राम की पैड़ी पर जलने वाले जो दिए हैं, 9 लाख दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए जा चुके घरों का एक प्रतीक है। अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव पर 9 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। ये 9 लाख उन घरों का प्रतीक है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में गृह प्रवेश अब तक कराया जा चुका है। और अयोध्या में रात को लेजर शो का आयोजन किया गया। रंग बिरंगी रोशनी में रामनगरी अयोध्या नजर आई। राम की पैड़ी पर लेजर शो का यह आयोजन हुआ। लेजर और लाइट शो के दौरान राम की पैड़ी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। और अयोध्या में आप देख रहे हैं कि यहाँ की रौनक कुछ अलग ही नजर आ रही है, क्योंकि सरयू नदी के किनारे खूबसूरत रंगोली भी यहाँ पर बनी हुई है। भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान के सुंदर चित्र इन रंगोलियों में दर्शाए गए हैं। रामायण से जुड़े जो दूसरे किरदार हैं उनको भी रंगोली के जरिए दिखाया गया है। तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां धूमधाम से इस वक्त चल रही हैं। शाम को होने वाले दीपोत्सव और उससे पहले निकाली जाने वाली शोभा यात्रा की तैयारियां भी आप देख रहे हैं। शोभा यात्रा में भाग लेने वाले कलाकार नाच गाकर इन तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं रामायण के किरदारों से जुड़ी झांकियां भी तैयार कर ली गई। तो अयोध्या में 9 लाख दिए, कुल अयोध्या में, पूरे अयोध्या में तो 12 लाख जलने हैं। राम की पैड़ी पर 9 लाख जलने हैं। उससे पहले तपस्वी छावनी के बाहर भी दिए लगाए गए हैं। यहाँ दियों से राम मंदिर निर्माण दीप महोत्सव लिखा गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।